तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैनल और स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टॉक्स के बेसिक फंडामेंटल्स के साथ। बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब स्टॉक्स के प्रॉफिट, सेल्स, अर्निंग पर रेशियो, ईपीएस, पीई रेशियो, डेप्ट वगैरह ये सब से। बेसिक जानना ज़रूरी क्यों है? बेसिक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मदद करते हैं किसी भी स्टॉक की कुंडली निकालने में। वो पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा था, प्रेजेंट में क्या कर रहा है और फ्यूचर में क्या कर सकता है। ये सारी बातें हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल्स में ही जानेंगे। इसी फंडामेंटल्स की बदौलत हम ये भी जान सकते हैं कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर है या नहीं। बेसिकली फंडामेंटल्स ये किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल्स मीन्स हम उस स्टॉक की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं। और घबराइए नहीं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं और इससे पहले आपने कभी बैलेंस शीट नहीं भी पढ़ी है तो भी इस वीडियो के बाद आप बैलेंस शीट पढ़ना आसानी से जान जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स आसानी से नहीं मिलते, बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में, सबके बस की बात नहीं है। पर इस वीडियो के बाद सारी मिसकंसेप्शन दूर होने वाली हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 20, 30, 50 चीज़ें देखने बोलूँगा कि आपको ये सब आनी ज़रूरी है, आपको ये सारी चीज़ें एक साथ देखनी होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बस आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जिसके बेसिस पर आप किसी भी स्टॉक की पहचान कर सकते हैं कि वो क्रैप है या मल्टीबैगर। तो 5 चीज़ें क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। पहले मैं बारी बारी पाँचों चीज़ों को लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो हम जानना इम्पोर्टेंट है वो है प्रोमोटर होल्डिंग। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, या फिर वीडियो सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। तीसरी है सेल्स प्रॉफिट EPS। ये तीनों मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों रिलेटेबल होती हैं। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। चौथी है DE रेशियो, डी यानी डेप्ट अपॉन इक्विटी। और पांचवी है जिसको मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इक्विटी कैपिटल। इसके बेसिस पे ये भी पता चलेगा कि ITC एक मल्टीबैगर या फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना देने वाला स्टॉक क्यों है। इसको हम शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और वेरी प्रिसाइज वे में मैं आपको समझा सकूँ, ताकि आप चीज़ें याद रख सकें और आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर मीन्स कंपनी का कर्ता धर्ता। ये या तो वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, या फिर वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो प्रोमोटर्स में 3 तरह के लोग आते हैं। पहला ओनर्स, जिनको हम सिंपल वे में प्रोमोटर्स ही बोलेंगे। दूसरा FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मीन्स इंडिया के बाहर से अगर कोई कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो वो सब फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। तीसरा DII
मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी इंडिया के ही इन्वेस्टर्स अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो DII होते हैं। ये सब बेसिक बातें, ये सब गूगल पे भी मिल सकती है, पर थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी रहता है ताकि आपको पता चल सके। इसका मेन पॉइंट क्या है, हम मेन पॉइंट देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोमोटर की होल्डिंग जो एक कंपनी की कुंडली बताएगी, उसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि प्रोमोटर होल्डिंग्स शुड बी ग्रेटर देन 50%। किसी भी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग मीन्स प्रोमोटर्स प्लस FII प्लस DII, ये तीनों का सम अगर मिलाएं तो ये 50% से या तो 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके कंपनी उतनी ही अच्छी होती है। मैं फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ, प्रोमोटर प्लस FII प्लस DII शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। ये पहली क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो सपोज प्रोमोटर FII और DII के पास 50% शेयर्स हैं, तो रेस्ट 50% किसके पास होंगे? ऑब्वियसली पब्लिक के पास होंगे। तो जिस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग जितनी ही कम होती है वो कंपनी उतनी ही अच्छी परफॉर्म करती है। एक कंपनी के शेयर्स में प्रोमोटर्स FII DII प्लस पब्लिक की भी होल्डिंग रहती है। मेन प्रोमोटर FII और DII, हमें इन पे फोकस करना है क्योंकि ये तीनों का सम पता चल जाए या फिर सिंपली पब्लिक की होल्डिंग कितनी ये भी पता चल जाए तो उससे भी मालूम कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है। इसको दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, पब्लिक होल्डिंग शुड बी लेस देन 50%। मीन्स अगर पब्लिक होल्डिंग किसी भी कंपनी में 50% से कम है तो कंपनी अच्छी है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 50 से ज़्यादा यानी 60%, 70%, 80% और प्रोमोटर होल्डिंग यानी प्रोमोटर FII DII ये सब मिला के ये 50 से कम है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रोमोटर से ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के पास है, यानी पब्लिक के पास ज़्यादा कंट्रोल है। और वैसी कंपनी जिसमें पब्लिक के पास ज़्यादा कंट्रोल है वो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि प्रोमोटर्स को उस कंपनी पे भरोसा नहीं है, इसलिए उस कंपनी के शेयर्स में उनके स्टेक्स बहुत ही कम है। ये सिंपल में आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। मेन हमारी ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर प्लस FII प्लस DII, इनकी होल्डिंग्स 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर अगर आप ये तीनों नहीं देखना चाहते हैं तो पब्लिक होल्डिंग देख लें। पब्लिक होल्डिंग शुड बी लेस देन 50%, यानी पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। ROE मीन्स स्टॉक्स कितना रिटर्न दे रहा है आपको पर ईयर। मैं फार्मूला वगैरह पे नहीं जाऊँगा क्योंकि जितनी ही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप उतने ही कन्फ्यूज़ होंगे। फार्मूला वगैरह के लिए आप गूगल देख सकते हैं, और अगर आप फार्मूला जानना ही चाहते हैं तो ROE इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, ये जनरल फार्मूला होता है पर इसका यूज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप स्क्रीनर या फिर investing.com ऐसी कोई भी साइट जिस पे बैलेंस शीट मिल सकती है उस पर ROE डायरेक्ट ही लिखा रहता है, ROE 10%, 12%, 13% ऐसे। तो ROE की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी स्टॉक के लिए ताकि उसको अच्छा माना जा सके? तो जनरली हम देखते हैं कि एक FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक से हमें 6-7% का रिटर्न दे देता है 1 साल का। बात करते हैं LIC की, तो ये एटलीस्ट 8-10% का रिटर्न दे देता है 1 साल का। और कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं
म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो 10-12% के रिटर्न दे देते हैं। सो अगर हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो इस वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो एटलीस्ट ये 3 को बीट कर दे। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला या फिर ट्रिक ये है कि ROE शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एटलीस्ट। ये तो होना ही होना चाहिए। ROE कम से कम 12 से ज़्यादा होना चाहिए तो वो शेयर अच्छा माना जाएगा। जितना ही ज़्यादा हो 12 से या 15 हो 20 हो उतना ही अच्छा स्टॉक है। सो ये लाइन आप लिख सकते हो, ROE शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12% एटलीस्ट। हाँ, जितनी ही वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही अच्छी होगी। मैं 1 बाय 1 ये पॉइंट्स सारे डिस्कस कर लेता हूँ, एग्जांपल्स इसके बाद देखेंगे। पहले 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स उसके बाद देखेंगे। तो ROE तक क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, सेल्स प्रॉफिट EPS अर्निंग पर शेयर। सबसे इजी पॉइंट। सेल्स तो आप समझ ही रहे होंगे, एक कंपनी सेल्स वगैरह अपने प्रोडक्ट कितने बेच रही है। प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट बेचने पे कितना मुनाफा कमा रही है। और अर्निंग पर शेयर में पर शेयर से उसको कितनी अर्निंग आ रही है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अर्निंग पर शेयर। सो इसकी ट्रिक ये है कि सेल्स प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर, ये हम पिछले 5 साल के देखेंगे। 5 साल के देखने हैं और ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। कंसिस्टेंट मीन्स ऐसे नहीं कि इस साल सेल्स 10 करोड़ है, अगले साल भी 10 है, उसके बाद भी 10 है, उसके बाद भी 10 है, प्रॉफिट भी 10 10 10 10 10 सेम नहीं होने चाहिए। कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ये कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। अब सपोज तीनों सेल्स प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर ये पिछली 5 साल की कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते रहने चाहिए। तो सपोज कोई स्टॉक है X, उसकी प्रॉफिट की बात करते हैं। 2016 में 1 CR, 2017 में 2 CR, 2018 में 3 CR, 2019 में 3.12 CR एंड 2020 में 4 CR। सपोज ये ईयर 2021 चल रहा है तो पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड है प्रॉफिट का। 2016 उसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 17 में 2 करोड़, 18 में 3 करोड़, 19 में 3.12 करोड़ और 20 में 4 करोड़। तो ये कंपनी अच्छी है, ये ख़राब? तो ये कंपनी अच्छी है क्योंकि ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है। अब आपको यहाँ डाउट आ सकता है कि ये 3 से 4 और ये 4 से 5 होने चाहिए या फिर 3 से थोड़े बढ़ने चाहिए, कैसे, क्या देखना है? तो प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट इंक्रीज़ होना चाहिए। प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का जितना भी हो उससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। तो 2018 में प्रॉफिट जैसे 3 करोड़ है तो 2019 में 3.1 करोड़ है, मीन्स प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। फिर 2020 में 4 CR हो गए, यानी प्रीवियस ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। या हम ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं
कि 2020 की प्रॉफिट 2019 से ज़्यादा है, 2019 की प्रॉफिट 2018 से ज़्यादा है, 2018 की प्रॉफिट 2017 से ज़्यादा है और 2017 की प्रॉफिट 2016 से ज़्यादा है। यानी हर साल प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, यानी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए प्रॉफिट हर साल अच्छा हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छा करेगी, यानी कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में मल्टी बैगर भी हो सकती है। सेम चीज़ अर्निंग पर शेयर और सेल्स एंड प्रॉफिट के साथ भी देखेंगे। अब ये सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, अभी फ़िलहाल देखने वाली बात यह है कि 2020 और में हम लोग कोरोना का सामना किया है, तो मोस्टली कंपनीज़ के सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर पे एक डेंट पड़ा हुआ है। सो ऐसा पॉसिबल है कि 2020 में मोस्टली कंपनीज़ के प्रॉफिट प्रीवियस ईयर से डिक्रीज़ कर गए हों, तो वो चीज़ हम वहाँ इग्नोर कर सकते हैं इस बेसिस पे कि 2020 के आगे की ईयर की प्रॉफिट 2020 और 2019 के मुकाबले इंक्रीज़ कर रही है। तो सपोज़ 2017 में एक वाई कंपनी है, उसकी प्रॉफिट है 0.5 CR, 2018 में 0.75 CR, 2019 में 0.4 CR, 2020 में 0.3 CR, 2021 में 1.5 CR। तो ये कंपनी अच्छी है या बुरी है? तो एक्चुअली कोरोना 19 में स्टार्ट हुआ था इम्पैक्ट पड़ना, और वो 20 में था। सो अगर देखें तो 17 में 0.5, 2018 में 0.75, 2019 में 0.4 जो कि 2018 से कम है, 2020 में 0.3 करोड़ जो कि 2019 से भी कम है। पर ये देखने को मिल रहा है कि जैसे ही कोरोना ओवर हुआ 2021 में, वो कंपनी के प्रॉफिट फिर से ट्रैक पर आ गया और 1.5 करोड़ यानी प्रीवियस सारे ईयर से इंक्रीज़ में आ गया, से ज़्यादा आ गया। सो ऐसे में हम कंपनी को अच्छा कंसिडर करेंगे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, DE रेशियो यानी डेब्ट अपॉन इक्विटी। सबसे आसान पॉइंट, डेब्ट अपॉन इक्विटी मीन्स एक कंपनी कितना कमा रही है और उसके अकॉर्डिंग उस पर कितना डेब्ट है। तो सपोज़ एक कंपनी है एक्स जिसकी D/E रेशियो 2 है। इसका मतलब डेब्ट बाय इक्विटी ये 2/1 है। तो इसको सिंपल हम ऐसे देख सकते हैं कि कंपनी अगर एक कमा रही है तो उसके रिस्पेक्ट में उस पर दुगना कर्ज है। तो ऐसे में तो आप ये समझ ही सकते हैं कि अगर कोई एक कमा रहा है और उसको दो देना पड़ जाए तो वो आगे चल के कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना वो कमा नहीं रहा है उससे ज़्यादा उसको देना पड़ रहा है। सो ऐसी कंपनीज आगे चल के बर्बाद होती हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज़ एक वाई कंपनी है जिसकी D/E रेशियो है 0.7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10। सो 10 कमा रहा है और उसे देने पड़ने कितने 7, यानी उसके पास बच कितना रहा है 10 - 7 = 3। मीन्स वो 3 बचा ले रहा है जो कि उसके अपने हैं। सो ऐसी कंपनीज आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसकी ट्रिक क्या है जो याद रखनी है हमें, D/E इसकी वैल्यू
0.5 और उससे कम होनी चाहिए। 0.5 मीन्स 1/2, यानी 2 कमा रहा है तो बस 1 दे रहा है, यानी हाफ। जितना आ रहा है उसका आधा दे रहा है और आधा अपने पास रख रहा है। तो इस हिसाब से हम देखें तो आधा वो बचा ले रहा है, तो आधा बचा के वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर उस बचाए हुए पैसों को, प्रॉफिट को यूज़ कर सकता है। तो ऐसे कंपनी ग्रोथ कर सकती है। अगर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो आप ग्रोथ कैसे करोगे? तो इसकी वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए, जितनी कम उतनी अच्छी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स जो होते हैं, जो कि केवल वो लोन देते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ टाइप के, तो इनकी DYE रेशियो मोस्टली ज़्यादा ही होती है, 1 2 3 4। तो वैसे स्टॉक्स को इग्नोर करेंगे जिसमें जिसमें आप मीन्स देख सकते हैं कि 1 2 3 4, किसी में तो 7 भी मैंने देखे हैं, फिर भी वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो NBFC कंपनीज ये एक्सेप्शन होंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ट्रिक ये है कि DYE वैल्यूज़ की वैल्यू 0.5 से कम होनी चाहिए, एंड NBFC जो कंपनीज होंगी वो एक्सेप्शन होंगी यहाँ पे, क्योंकि उनका काम ही है पैसे देना, लोन देना। सो उनकी DYE वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उनकी DYE वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी कैपिटल या शेयर कैपिटल, आप जो भी बोल लो। इसके बेसिस पे पता चलता है कि कोई स्टॉक कितना भाग सकता है, और इसके बेसिस पे ही हम ये पता करते हैं कि ITC क्यों नहीं भागता है बहुत ज़्यादा, और वो क्यों मीम स्टॉक है। इसके बेसिस पे पता करेंगे LIC अच्छा स्टॉक है या नहीं। शेयर कैपिटल डेफिनेशंस वगैरह पे मैं नहीं जाऊँगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। हालांकि आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, मैं सीधे पॉइंट लिखवाता हूँ। इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल की वैल्यू किसी भी स्टॉक में, उसकी जो रेंज होती है वो 200 के अंदर होनी चाहिए। मीन्स अगर किसी भी स्टॉक की शेयर कैपिटल 10 20 50 100 200 तक रहती है तो स्टॉक में पोटेंशियल आगे भागने का, बहुत ज़्यादा भागने का रहता है। लाइक हम सब ये जानते हैं कि रिलायंस नंबर 1 स्टॉक है इंडियन मार्केट में, फिर भी उसकी वैल्यू और MRF की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो MRF की वैल्यू अप्रॉक्स 90-95,000 है, एंड रिलायंस की वैल्यू 26-2500 है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है शेयर कैपिटल। MRF की शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट 76 है, एंड रिलायंस की शेयर कैपिटल जो ऑलमोस्ट 6766 है। इस कारण ये बहुत ज़्यादा नहीं भागता है। और आए हैं तो MRF का भी देख ही लेते हैं। MRF लिमिटेड, ये साइट वैसे screener.in है। ओह 76 नहीं है, एक्चुअली ये 4 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 है, इसलिए इतना भागता है, और ये भाग के 96,000 अप्रॉक्स पहुंच गया हुआ। सो इक्विटी कैपिटल और शेयर कैपिटल की जो रेंज होनी चाहिए अंडर 200 होनी चाहिए,
बहुत ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिनकी इक्विटी कैपिटल ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हम सिर्फ एक इक्विटी कैपिटल के बेसिस पे किसी स्टॉक को जज नहीं करेंगे। मैंने ये 5 पॉइंट्स इसलिए ही लिखवाए हैं क्योंकि ये पाँचों पॉइंट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी किसी भी स्टॉक को जज करने में, और एक सिंगल पॉइंट पे हम जज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।